हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोगों ने इस रिलेशन फंक्शन चैप्टर के पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग छोटे क्वेश्चंस किए थे जो 1 मार्क वाले थे, कुछ उसमें एमसीक्यू टाइप के भी थे और जो 1 मार्क वाले 1-2 लाइन के आंसर होते हैं वो वाले थे। लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, बड़े क्वेश्चन करेंगे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें हम लोगों को एक सिस्टमैटिक वे में लिखना होता है। ये नहीं कि जो मन आया कुछ भी लिख दिए, किसी भी तरीके से आंसर आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको लिखने का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसको एक प्रॉपर वे में, एक अच्छे मैनर में लिखना चाहिए कि किस तरीके से उसको प्रॉपर लिखना चाहिए, वो भी हम लोग साथ में सीखेंगे। और एक एक क्वेश्चन का हम लोग सल्यूशन भी देखेंगे और हर वैरायटी के क्वेश्चन को हम लोग कवर करने का इसमें कोशिश करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो एग्ज़ाम पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने 1 से 25 तक कर लिया है पहले वीडियो में, या इसके जो पहला पार्ट है रिलेशन फंक्शन का उसमें, और आज हम लोग 26 से 50 तक का क्वेश्चन इसमें करेंगे। तो ठीक है, इसमें देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें दिया हुआ है इफ़ आर इज़ अ रिलेशन। तो सबसे पहले अब हम लोग इसको लैंग्वेज के साथ पूरा लिखते हुए चलेंगे, कैसे हमें लिखना एग्ज़ाम में, बिल्कुल बोर्ड के पर्पज़ से, कैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको लिखना है चीज़ें, उसके हिसाब से हम लोग समझेंगे। इफ़ आर इज़ अ रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट एज। तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन है कि हमारा जो आर रिलेशन है वो किस में डिफाइन है, सेट एन में। मतलब जो हमारा रिलेशन होगा वो n क्रॉस n का सबसेट होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो रिलेशन है वो सेट n में डिफाइन है, मतलब r जो हमारा है वो n क्रॉस n का सबसेट होगा। एंड तो सबसे पहले ये लिख लेना है। दूसरा नंबर हमारा रिलेशन कैसा डिफाइंड है। तो रिलेशन में बताया है कि इस रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर रखे जाएंगे, वो एक्स वाई रखे जाएंगे, जिसके लिए कैसा रिलेशन होगा, एक्स और वाई नेचुरल नंबर में ही है। तो इसके अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर है जो 2x + y = 24 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो क्या करना है, देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो सबसे पहले हम रिलेशन को कैसे, इसको थोड़ा सा अच्छा से और बना सकते हैं सब्स्टिट्यूट करके, मतलब इसको और मॉडिफाई करके हम लोग कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखेंगे। तो हियर ये हम लोग को जो इक्वेशन गिवन है इसको हम लोग सबसे पहले ले लें। 2x + y = 24। जब इस तरीके का कभी भी वेरिएबल टाइप का इक्वेशन दिया हो जिसमें 2 वेरिएबल हों, या ऐसा कोई इक्वेशन दिया हो, तो उसमें क्या करना है, एक वेरिएबल को एक साइड कर लेना है, बाकी पूरी दुनिया दूसरे तरफ, एक सिंगल वेरिएबल इधर, बाकी सब दूसरे तरफ शिफ्ट कर देना है। तो अब यहाँ पर हम लोगों को क्या आ जाएगा, r। सो दैट, तो या तो हम लोग यहाँ पर इसमें एक ये कर सकते हैं कि हम लोग इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़, पुटिंग x = 1 2 3 एंड सो ऑन। 1 2 3 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा x और y क्या है, नेचुरल नंबर में ही तो बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर x की जगह पर बारी बारी 1 2 3 एंड सो ऑन नेचुरल नंबर्स पुट करेंगे। तो जब हम लोग पुट करेंगे तो हमारा रिलेशन r कैसा आ जाएगा। अगर हम x की जगह पर यहाँ 1 पुट करें, क्या पुट करें, 1, तो जब हम x की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये हमारा x का वैल्यू हम 1 रखने जा रहे हैं। 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 आएगा, तो 24 में से 2 जाएगा तो 22, ये हो जाएगा ये। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, 20 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा ये 20। वैसे ही आगे बढ़ेंगे, 3 रखेंगे तो 2 और कम हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 6 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, 7 रखेंगे तो फिर और कम हो जाएगा, 10, फिर 8 रखना है तो 8 आएगा, 8 रखेंगे तो 8 आएगा, 9 रखेंगे तो 6 आएगा, 10 रखेंगे तो 4 आएगा, और 12 रख देंगे तो 2 आ जाएगा। और उसके बाद 13 रख देंगे, 12 रखने पर क्या आ जाएगा, 12 रखने पर इसमें ये 4 है, 6 4,
और यहाँ पर 12 रख देंगे, तो 12 रखेंगे तो यहाँ पर 11 रखना है हमें। 11 रख देंगे तो 11 2 जा 22 में से जाएगा 2। उसके बाद जब हम लोग रखेंगे 12, तो 12 रखेंगे तो 0 आएगा। अब 0 आ गया, यहाँ पर हम लोग को रुक जाना है। क्यों? क्योंकि 0 हम ले नहीं सकते, क्योंकि हमारा एक्स वाई क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, इसलिए हम केवल 11 तक जाएंगे, हम लोग 12 नहीं पुट कर सकते। 12 पुट करेंगे तो 12 2 जा 24, 24 में से 24 जाएगा, 0 आएगा। 0 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये वाला ऑर्डर्ड पेयर हमारे काम का नहीं है, तो हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे। तो ये हमारा बन गया रिलेशन। फिर हमें क्या करना है, देन डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, जो x की वैल्यूज़ होती हैं वो डोमेन होता है। तो x की वैल्यू क्या है, 1, फिर 2, फिर 3, 4, ऐसे करते कहाँ तक जाएगा, 5 6 7 8 9 10 अप टू 11 तक ही हमारा जाएगा, ये डोमेन है। रेंज क्या होता है, रेंज y की वैल्यू होती है। तो y की वैल्यू है 22, फिर 20, फिर 18, 16, 14 एंड सो ऑन। तो हम लोग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उल्टा लिख लेते हैं, बढ़ते हुए नंबर्स के हिसाब से। तो 2 हो जाएगा 4, फिर उसके बाद 6, 8, 10, 12, उसके बाद 14, 16, 18, 20 एंड 22। ये हमारा हो गया डोमेन और रेंज। पहला पार्ट हमारा ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है ऑल्सो फाइंड वेदर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। बोला इक्विवेलेंस है या नहीं। तो इक्विवेलेंस कौन होता है, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा वो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम लोग चेक करते हैं इसका रिफ्लेक्सिविटी, इसका हम लोग रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है, एवरी नंबर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एक नंबर अपने आप से रिलेटेड होता है। तो इसका मतलब 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। तो ये जो 1 1 2 2 टाइप के नंबर है ये तो हमारे रिलेशन के अंदर आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 से होना चाहिए रिलेटेड, 2 2 से, 3 3 से, क्योंकि x x से रिलेटेड होता है। लेकिन ऐसा हमारे जो है रिलेशन में 1 1 कहीं नहीं दिख रहा है, 2 2 कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये सब बिलोंग नहीं कर रहे हैं R से, implies that R is not reflexive, इसलिए R हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से अगर एक भी चीज़ नहीं है तो ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। अब हम लोग चाहे तो आगे चेक करें सिमेट्री इसका सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिविटी भी चेक कर सकते हैं। वैसे हमें केवल ये बताना है इक्विवेलेंस है या नहीं, तो हम लोग तो यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंस नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज दैट R इज नॉट इक्विवेलेंस, इसलिए ये इक्विवेलेंस नहीं है। हम लोग इसका सिमेट्रिक पार्ट भी कर सकते हैं, वो आसान है, लेकिन इतना लिख देना सफिशिएंट है, क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी ही नहीं है तो आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग यहीं बोल देंगे कि यार हमारा इक्विवेलेंस नहीं है, क्योंकि केवल इक्विवेलेंस पूछा है क्वेश्चन में कि इक्विवेलेंस है या नहीं, तो एक इसमें आ जाए बस कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक, कोई भी एक को प्रूव कर दे कि वो 3 में से एक नहीं है तो वो हो जाएगा। तो आगे हम लोग को सिमेट्री अगर प्रूफ करना है तो हम लोग देख सकते हैं कि 122 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 22 और 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ऐसे हम लोग वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसकी ज़रूरत हम लोग को नहीं है, क्योंकि केवल इक्विवेलेंस बताना था, वो हमने दिखा दिया कि ऐसा रिफ्लेक्सिव नहीं, तो वो सफिशियंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसके बाद 27th है। 27th क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बताया गया है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है बोर्ड में और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, इसमें एक नया चीज़ देखने को मिलेगा, इक्विवेलेंस क्लास, जो काफ़ी कम क्वेश्चन में पूछता है लेकिन कई बार पूछा जा चुका है इक्विवेलेंस क्लास। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग को गिवन क्या है, एक प्रॉपर वे में हमें लिखना है, जैसे एग्ज़ाम में लिखना चाहिए वैसे। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमें एक सेट दिया हुआ है ए। तो R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन A क्रॉस A। R हमारा रिलेशन है A क्रॉस A में। इसका मतलब क्या है
कि R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। R हमारा A क्रॉस A का सबसेट है, क्योंकि जो रिलेशन R होता है वो गिवन सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमेशा सबसेट होता है। और गिवन डिफाइंड एज कैसे कि जब एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड होता है दूसरे ऑर्डर्ड पेयर सी डी से, तो वो क्या देता है, वो देता है ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ऐसा डिफाइन किया गया है कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर सी डी से रिलेटेड है तो ए प्लस डी मतलब पहला और चौथा का सम बी प्लस सी मतलब इस दोनों के सम के बराबर होगा। तो प्रूफ करना है कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है और उसके बाद इक्विवेलेंस क्लास। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे। इक्विवेलेंस के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, पहले हम लोग को इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी पड़ेगी कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए सीधा कुछ नहीं करना है, दोनों ऑर्डर्ड पेयर को हमें सेम ले लेना है। तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सेम रखकर देखेंगे। दोनों को हमने सेम कर लिया। अब रूल के हिसाब से क्या करना है, फर्स्ट को फोर्थ से ऐड करना है और सेकंड को थर्ड से, जैसा उसने क्वेश्चन में गिवन है, जैसा बताया गया है। तो a प्लस बी प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी लिख सकते हैं। तो ये ट्रू है, मतलब लेफ्ट राइट के बराबर है, विच इज ट्रू। ये हमारा क्या है, ट्रू है। फॉर यहाँ पे लिखना है विच इज ट्रू, ऐसे चाहे सिंबॉलिक लैंग्वेज में बना सकते हैं। फॉर एवरी, इसको क्या पढ़ते हैं, फॉर एवरी, विच इज ट्रू फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस ए। ये सभी ऑर्डर्ड पेयर के लिए ट्रू है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे हैं उन सब के लिए हमारा क्या है, ट्रू है। तो ठीक है, मतलब हमारा ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड है ए बी से ही, ये x है, ये x समझो। तो x रिलेटेड टू x मतलब ए बी रिलेटेड टू ए बी implies दैट R इज रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब R रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद हम चेक करेंगे इसका सिमेट्री, ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो ऑर्डर्ड पेयर ले लेंगे, लेट ए बी एंड सी डी बिलोंग टू ए क्रॉस ए, जो हमें सेट गिवन है। उसमें हम लोगों ने क्या कर लिया, दो हम लोगों ने मतलब ऑर्डर्ड पेयर ले लिए। तो अब इनको हम बारी बारी चेक करेंगे। पहले हम ए बी को रिलेट करेंगे सी डी के साथ और उसके बाद सी डी को रिलेट करेंगे ए बी के साथ और देखेंगे दोनों केस में आंसर सेम आया कि नहीं। ये x रिलेट कर लें, इसको y, पहले x रिलेटेड टू y करेंगे, फिर y रिलेटेड टू x। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, रूल के हिसाब से फर्स्ट वाला फोर्थ से और सेकंड वाला थर्ड से, ये हमने निकाल लिया। तो अभी हमने x रिलेटेड टू y किया, अब y रिलेटेड टू x करेंगे। तो रूल के हिसाब से क्या होगा, फर्स्ट का फोर्थ से मतलब c प्लस बी और सेकेंड का थर्ड से मतलब d प्लस ए। तो हम c प्लस बी को b प्लस सी लिख सकते हैं और d प्लस ए को लिख सकते हैं a प्लस डी। तो a प्लस डी को इधर हम लाएंगे और c प्लस बी को b प्लस सी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं, तो यहाँ हम लिख कर बताएंगे, सिंस एडिशन इन नेचुरल नंबर इन n इज कम्यूटेटिव। तो यहाँ हमें बताना है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि b प्लस सी और c प्लस बी हम लिख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, इसलिए। तो हमने देखा कि ए बी रिलेटेड था सी डी से, तो सी डी रिलेटेड हो गया ए बी से, क्योंकि सेम आंसर आ रहा है, सेम चीज़ आ रहा है, इम्प्लाइज दैट आर इज सिमेट्रिक। तो इसने इम्प्लाई किया कि आर हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। अब हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी, इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे, ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिविटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले दो को रिलेट कर लेते हैं।
लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी, मतलब x रिलेटेड टू y हम लोग लेट कर लेते हैं। तो क्या आएगा, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी आएगा। इसको हमने बना दिया इक्वेशन 1। और दूसरा भी लेट कर लेते हैं कि सी डी रिलेटेड टू सम ऑर्डर्ड पेयर ई एफ। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, जैसे x रिलेटेड टू y तो यही y यहाँ आ जाएगा y रिलेटेड टू z। ऐसा हमने मान लिया कि x y से रिलेटेड है एंड y z से रिलेटेड है। तो रूल के हिसाब से c प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई होगा। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा x है मतलब ए बी है, z मतलब ये ई एफ से रिलेटेड है, ऐसा प्रूफ करना है। तो एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड हो जाएगा और राइट वाला राइट में ऐड हो जाएगा। तो देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, d और d, c और c कैंसिल, तो a प्लस एफ इज इक्वल टू बचा b प्लस ई, ये हमारा बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले ऐसे रहा होगा कि ए बी रिलेटेड टू ई एफ, क्योंकि ये ऐसा रहा होगा तभी तो ये बन गया रूल के हिसाब से a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। तो मतलब इसका बनने का मतलब है कि ये हुआ, क्योंकि ये ऐसे रहा होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसने इम्प्लाई किया इसको, तो हमने ये देखा कि ए बी सी डी से रिलेटेड था, सी डी ई एफ से। तो इन दोनों की हेल्प से हमने प्रूफ किया कि हमारा जो ए बी है मतलब x वो रिलेटेड है z से। दिस इम्प्लाइज दैट r इज ट्रांजिटिव। तो इससे हमें क्या पता चला कि r हमारा ट्रांजिटिव है। तो इस तरीके से हमने तीनों प्रूफ कर लिया कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, इम्प्लाइज दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसलिए R हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया। ये पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से एग्जाम में बढ़िया से लिखना होगा। एक अच्छा मार्क्स पाने के लिए हमें ऐसा पूरा अच्छे से लिखना है। उसके बाद फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास 2,5। इक्विवेलेंस क्लास हम लोगों को निकालना है 2,5 का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका अलग से 1 मार्क मिलेगा। अगर ये 4 मार्क का है तो 3 + 1 का ये बन जाएगा, मतलब इस नीचे वाले पार्ट के लिए 1 मार्क मिलेगा। ये तो अलग से इसे हमें करना होगा। ये 1 मार्क का अलग से लॉन्ग क्वेश्चन में इसका मार्क मिलेगा अलग से। इक्विवेलेंस क्लास ये हेडिंग डाल देंगे, अब इसको करेंगे। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये होता है कि 2,5 के कितने रिश्तेदार हैं, उन रिश्तेदारों का एक सेट बनाना है। मतलब कि 2,5 से कितने ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो गिवन है। तो हमें नहीं पता इसके रिश्तेदार कौन है, कौन कौन इससे रिलेटेड हैं, हमें नहीं मालूम। तो हम लेट कर लेते हैं कि 2,5 से रिलेटेड है x, y। अभी हमें नहीं पता, हमने लेट कर लिया कि 2,5 से रिलेटेड है x, y। तो अगर ये रिलेटेड है तो क्या होगा रूल के हिसाब से, 2 + y इज इक्वल टू 5 + x होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे ले आते हैं, इसको हम लोग इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, y - x और 5 - 2। तो y - x इज इक्वल टू आया 3। तो इससे हमें ये मालूम चला कि y और x का जो डिफरेंस है 3 है। मतलब y और x का डिफरेंस 3 देने वाले जितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो सब 2,5 से रिलेटेड हैं। तो बड़ा अच्छा तरीका है, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसका यूज़ होगा, जो ये सेट दिया था अभी तक इसका यूज़ नहीं हुआ था, अब इसको देखते हुए हमें निकालना होगा वैल्यू। तो हम बारी बारी रखेंगे वैल्यू। अगर हम x की जगह पर 1 पुट करें तो हम y की जगह ऐसा क्या रख दें कि 3 आ जाए, 4 रखना पड़ेगा तो 3 आ जाएगा।
उसके बाद बारी बारी 1 1 2 3 सब रखते चले जाना है। फिर हम x की जगह क्या रख दें, 2 रख दें, इसी सेट के 1 2 3 सब। अगर हम यहाँ 2 रख रहे हैं तो हमें यहाँ 5 रखना पड़ रहा है, तब हमारा 3 आ रहा है। तो वैसे ही अगर 3 रखेंगे तो यहाँ 6 रखना पड़ेगा, यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ 7 रखना पड़ेगा। देखते हैं कहाँ तक जाता है। 5 रखेंगे तो 8 रखना पड़ेगा, और यहाँ 6 रखेंगे तो यहाँ 9। फिर हम 7 रख सकते हैं, 7 रखेंगे। अगर हम 7 रखेंगे तो हमें यहाँ 10 रखना पड़ेगा, लेकिन ये रख नहीं सकते हम। क्यों? क्योंकि 7 तो हमारे सेट में है 1 से लेकर 9 तक, लेकिन 10 हमारे सेट में नहीं है, इसलिए ये वाले पर हम रुक जाएंगे। यहाँ पर इसको हमें नहीं लिखना है, बस यहाँ तक हमें चले आना है, बस ये हुआ। तो हम लोग देखते हैं सो दैट, इसलिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बना इसका मतलब इक्विवेलेंस पढ़ते हैं। इसको जो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5। 2,5 जो ऑर्डर्ड पेयर है इसका इक्विवेलेंस क्लास कौन है? तो इससे कौन कौन रिलेटेड है? 1 और 4। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, मतलब 1,4, 2,5 और 3,6, और ऐसे ही लिख देंगे 4 7 और 5 8 और 6 9। तो ये इक्विवेलेंस क्लास आ गया किसका? हमारे 2,5 का। ये क्वेश्चन कंप्लीट, फुल मार्क्स इस तरीके से मिलेगा। ऐसे पूरा बढ़िया से लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब करेंगे जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी वैरायटी का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। नेक्स्ट है इफ़ द फंक्शन, फिर वही हम लोग लिखेंगे कैसे लिखना एग्जाम में। गिवन है कि f एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर पर, और गिवन बाई f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एंड g भी एक फंक्शन हमें गिवन है, वो भी रियल नंबर से रियल नंबर पर है, और गिवन बाय gx इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1। ये हमें गिवन है। x बोला है 1 के इक्वल नहीं है। x अगर 1 के इक्वल क्यों नहीं है? अगर x 1 के इक्वल होता तो हम यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, और 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड, इसलिए 1 हम लोग नहीं रख रहे हैं, इसलिए उस पर रिस्ट्रिक्ट किया है। देन फाइंड f कंपोज g एंड g कंपोज f। तो ठीक है, पहले हम लोग f कंपोज g निकालेंगे ओवर x। x इज एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट x कहाँ का होगा? वैसे x बिलोंग टू r, क्योंकि हमारा जो फंक्शन f है वो रियल नंबर से रियल नंबर पर, मतलब f r के एलिमेंट पर अप्लाई होगा। तो ये जो x है ये x का एनी एलिमेंट है, x बिलोंग टू r। तो हमने क्या सीखा था कि जब कंपोजिशन हटेगा तो यहाँ लग जाएगा ब्रैकेट, लग गया। f ऑफ x का वैल्यू कितना है? x स्क्वायर प्लस 2, बस ठीक है। अब बोला है g ऑफ x स्क्वायर प्लस 2, तो भाई g वाला जो फंक्शन दिया है उसको यूज़ किया जाए, और उसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दें? x स्क्वायर प्लस 2। जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ भी रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे, बस इसका जीवन सफल हो जाएगा। अब प्लस 2 माइनस 1 तो x स्क्वायर प्लस 1, ये तो ये हमारा f कंपोज g आ गया। लेकिन हमसे बोला है कि निकालिए f कंपोज g एट -3, तो ठीक है ये हम लोग निकाल देंगे यहीं पर, f कंपोज g ओवर -3। तो बोला है f कंपोज g का वैल्यू -3 पर निकालिए, तो ठीक है यहाँ -3 पुट कर देंगे। क्या जा रहा है हमारा? पुट कर देते हैं भाई। 3 का स्क्वायर आजकल कितना होता है? 9 प्लस 2, और यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 10। बस इसी पर रोक देंगे। एंड अभी पूछा है हम लोग से g कंपोज f, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं उल्टा, g कंपोज f। तो g कंपोज f कैसे निकलेगा? कंपोजिशन हटेगा तो ब्रैकेट लग जाएगा,
अब gx का क्या फार्मूला दिया है, gx का दिया है हमें x अपॉन x माइनस 1, तो ठीक है हमने कर दिया। अब ये बोल रहा है कि f का वैल्यू निकालिए एट x अपॉन x माइनस 1, तो f का फार्मूला कहाँ दिया है, यहाँ दिया है। तो हम लोग से क्या बोला है कि f का वैल्यू इस पॉइंट पर निकालना है, x अपॉन x माइनस 1 पर। तो f वाले फार्मूले में x की जगह पर क्या रख देना है, x अपॉन x माइनस 1। भाई जिस पॉइंट पर वैल्यू निकालना है उस पॉइंट को वहां पर ले जाके रख देंगे। तो हमसे f का वैल्यू पूछा है x अपॉन x माइनस 1 पर, तो हम f वाले फार्मूले में x की जगह x माइनस 1 डाल देंगे, बस हो गया। और ये ऊपर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर कर दिए, अपॉन में हमने डाल दिया 2। अब ये जितना सॉल्व हो पाए कर लेंगे, इसका स्क्वायर अलग, नीचे वाले का स्क्वायर अलग, अपॉन 2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2, ये बन, या तो यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हो रहा है तो कर भी सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये बन जाएगा। एलसीएम ले लिया गया तो 2 से पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा हमारा, ये 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x। अब ये कितना बन गया, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, और इसको नीचे वापस से बना देंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बस ये आ गया हमारा g कंपोज f ओवर x। लेकिन पूछा है कि g कंपोज f ओवर 2 निकालिए, तो बस ठीक है भाई, उसमें क्या है, ये निकाल लेंगे हम लोग। कहाँ पर जगह है, यहीं पर मैं जगह बना के बता देता हूँ, इसको लास्ट में नीचे लिखना है। तो g कंपोज f ओवर 2, क्या फार्मूला निकाले हैं हम लोग g कंपोज f का, ये निकाले हैं। तो इसमें हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। वैसे तो यहाँ पर रख देते तो ज़्यादा ही अच्छा होता, लेकिन अब करके दिखाना है तो सिंपली यहाँ तक पूरा करके हम लोग दिखा सकते हैं, या यहाँ छोड़ सकते हैं, कोई नहीं, ये और सिंप्लीफाइड है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर अगर रख देंगे 2, 3 की जगह, x की जगह पर 2, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस का यहाँ 2 रखेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 2, नीचे 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, और ये सॉल्व करेंगे तो माइनस 6 और नीचे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो ये आ गया हमारा 6। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को देखना है कि शो दैट द फंक्शन f इन, इसमें हम लोगों को गिवन है, ये हमारा है 29th क्वेश्चन। गिवन क्या है कि इसमें हमारा फंक्शन है इन a इज इक्वल टू r माइनस 2/3 डिफाइंड एज। तो इसमें हम लोग को गिवन है कि एक हमारा फंक्शन है f ऑफ x 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। तो बोल रहा है इज 1 1 एंड ऑन 2, प्रूफ करना है कि हमारा 1 1 एंड ऑन 2 है। तो हमसे बताया है कि फंक्शन इन r माइनस 2/, अब एक बताया है बस, कहाँ से कहाँ ये नहीं बताया। मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन है वो r माइनस 2/3 से r माइनस 2/3 तक है, ये फंक्शन है। r माइनस 2/3 का मतलब क्या है, रियल नंबर में से इनको निकाल दो, बस यही लोग बदमाश हैं। क्योंकि जब हम लोग x की जगह यहाँ पर 2/3 डाल देंगे तो नीचे वाला हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए इसको निकाल कर हटा दिया गया, क्योंकि इस पॉइंट पर डिफाइन नहीं होगा अगर x का वैल्यू यहाँ, इसलिए इनको हटा दिया जाता है यहाँ से कि फंक्शन हमेशा डिफाइन हो रियल नंबर के लिए। तो ठीक है, इसे प्रूव करना है कि ना ये 1 1 है और ना ऑन 2 है, हेंस फाइंड f इनवर्स। तो बोला है कि ना 1 1 है ना ऑन 2 है, उसके बाद जो है इसका f इनवर्स निकालना है। हालांकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फंक्शन 1 1
और ऑन टू नहीं होता वो उसका इन्वर्स नहीं निकलता। लेकिन अब इस क्वेश्चन में बोला है लेकिन इन्वर्स निकाल सकते हैं अगर कोई दूसरा उसका हम लोग रेंज डिफाइन करें, जितने वो जिस रेंज में वो 1 1 ऑन टू बन रहा हो उतने में डिफाइन करें तब इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों से बोला इन्वर्स निकालने का तो निकाल देंगे, उसका कोई ना कोई रेंज होगा, वो हम लोग बाद में अभी समझेंगे। लेकिन पहले प्रूव करें कि ये जो है, अच्छा प्रूव करना है कि इज़ 1 1 एंड ऑन टू, तो ठीक है 1 1 ऑन टू प्रूव कर देंगे। इसमें 1 1 ऑन टू प्रूव करना है तो ठीक है 1 1 ऑन टू प्रूव कर देंगे। तो 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। दो पॉइंट ले लेते हैं हम लोग x1 और x2 जो कि बिलोंग कर रहे हैं हमारा r-2/3 से। यहाँ से हम लोगों ने दो पॉइंट ले लिए x1 x2 इस वाले सेट से और लेट कर लिया कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू 1 1 प्रूव करने का ये तरीका है कि फंक्शन की इमेजेस को इक्वल एज्यूम कर लें और x1 इज इक्वल टू x2 मतलब एलिमेंट्स को इक्वल प्रूव करें। तो कुछ करना नहीं है, इस गिवन फंक्शन में जहाँ पर हमारा x है उस x की जगह रख देंगे x1, 4x1 प्लस 3 अपॉन 6x1 माइनस 4 और यहाँ x की जगह पर लिख देना है x2 मतलब फंक्शन का वैल्यू एट x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x1 प्लस 3 इंटू 6x2 माइनस 4, 4x2 प्लस 3 इंटू 6x1 माइनस 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 6 4 जा 24 x1 x2 माइनस का 16 x1 प्लस का 18 x2 माइनस का 12। वैसे ही इधर हो जाएगा 24 x2 x1 माइनस का 16 x2 और ये प्लस का 18 x1 माइनस 12 और इधर माइनस 12 कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अब उसके बाद हम लोग को x1 को एक साइड और x2 एक साइड हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। x1 हमारा है माइनस 16 x1 और इधर तरफ x1 कौन सा है 18, तो इधर लाएंगे माइनस 18 x1 माइनस 16 x2 इधर है हमारा और फिर हमारा ये 18 उधर चला जाएगा माइनस x2, तो 16 और ये मिलाकर हो जाएगा माइनस का 34 और ये भी माइनस 34, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। इसका मतलब इमेजेस को इक्वल एज्यूम करके हमने एलिमेंट्स को इक्वल प्रूव कर दिया। दिस इम्प्लाइज दैट f इज 1 1, इसका मतलब f 1 1 है, 1 1 को इंजेक्टिव भी कहते हैं। अब हमें अगला पार्ट करना है ऑन टू के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप ऑन टू के लिए लेट y बिलोंग्स टू, ऑन टू प्रूव करने के लिए लेट y बिलोंग टू ये वाला सेट, यहाँ जो भी सेट लिखा हो, यहाँ इत्तेफाक से दोनों बराबर हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो भी सेट यहाँ को डोमेन है, को डोमेन से एक हमें y लेट कर लेना है और उसके बाद सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y, ये प्रॉपर ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले लेट कर लेंगे कि y बिलोंग टू ये वाला सेट सच दैट f x इक्वल टू y, ये तुरंत लिख देना है तत्काल। उसके बाद f ऑफ x की जगह पर क्या है वो वैल्यू पुट करना है, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 इज इक्वल टू लेट कर लिया हमने y। अब कुछ नहीं करना है, अब x का वैल्यू निकाल लेना है, x एक तरफ बाकी सब पूरी दुनिया दूसरे तरफ, तो x का वैल्यू सेपरेट करना है इससे, ये उधर चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में 6xy माइनस 4y बस। तो हमें x वाला कलेक्ट करना है, 4x इसको हम इधर ले आएंगे माइनस 6y माइनस 4y अपनी जगह पर है, प्लस 3 उधर जाएगा माइनस 3। अब इसमें और इसमें से हम लोग x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4 माइनस 6y। अब इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो 4y प्लस 3 और इधर से भी हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो 6y प्लस माइनस 4 और इधर माइनस का 4y प्लस 3, माइनस माइनस कैंसिल,
x इज इक्वल टू 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। बहुत अद्भुत क्वेश्चन निकला ये। अद्भुत बात इसमें ये है, अच्छी बात क्या है कि ये हमारा जो फंक्शन है ये खुद का ही इन्वर्स निकला, खुद का ही इन्वर्स निकला। और ऐसा होना ही चाहिए था। क्यों? जब ये हमारे दोनों सेट सेम होते हैं तो इसको हमें याद रखना चाहिए। अगर ये दोनों सेट फंक्शन जैसे यहाँ x से y पर है, अगर ये दोनों सेट सेम हैं तो f का इन्वर्स वो f खुद ही निकल आएगा अगर 1 1 और ऑन टू है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर f का इन्वर्स f इटसेल्फ है तो ये सेट और ये सेट पक्का है कि इक्वल होना चाहिए, ये श्योर है, इक्वल होना ही चाहिए, तभी जो है f का इन्वर्स f के बराबर होगा ये। अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने पढ़ा है कि तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि f हमारा क्या है, इन्वर्टिबल है। तो क्योंकि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, लेकिन अब ऑन टू के लिए हमें देखना है कि ये जो हमारा चीज़ है ये बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। ऑन टू चेक करने के लिए क्या है, हमने जो x का वैल्यू निकाला, अब इसको करेंगे क्या हम, ये जो x का वैल्यू निकल के आ रहा है ये x का वैल्यू इस वाले सेट में बिलोंग करना चाहिए। y का वैल्यू यहाँ से लेना है और x का वैल्यू निकाल लेना है, और ये x का वैल्यू अगर इस सेट में बिलोंग करेगा ऑलवेज, तब ये हमारा ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखते हैं क्या इस टाइप का नंबर इस रियल नंबर में बिलोंग करेगा। बिल्कुल करेगा, एक जगह पर ना करता ये, अगर हम -2/3 यहाँ रख देते तो, लेकिन बहुत चालाकी के साथ इसमें से -2/3 निकाल दिया गया इसमें, क्योंकि नीचे वाले का जो रूट निकलेगा वो -2/3 निकलेगा। केवल -2/3 पर ही नीचे 0 होगा और कभी जीवन में 0 नहीं होगा। तो ये हमेशा डिफाइंड रहेगा जब तक नीचे 0 ना आए, इसलिए -2/3 निकाल दिया गया है। तो उसको इसमें नहीं रखना है, बाकी चाहे जो नंबर डालेंगे ये रियल नंबर तो आएगा ही। तो इसका मतलब इट ऑलवेज बिलोंग टू r -2/3। तो ये बिलोंग कर गया, अगर बिलोंग कर गया तो दिस इम्प्लाइज दैट f इज ऑन टू। इसका मतलब f हमारा क्या है, ऑन टू है। बस अब एक आखिरी काम बचा है, इन्वर्स। तो ये 1 1 ऑन टू है, तो सिंस f इज 1 1 एंड ऑन टू, f 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो इम्प्लाइज दैट f इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल, ठीक है। तो हम लोगों ने किया कि 1 1 ऑन टू है, तो ये प्रूफ हो गया जब 1 1 ऑन टू होता है तभी इन्वर्टिबल होता है। तो हमने प्रूफ कर लिया कि ये इन्वर्टिबल है। तो अब इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स निकाला जाए भाई। तो हम लोग इन्वर्टिबल निकालने कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ तक प्रूफ कर ही चुके हैं, और ना प्रूफ होता तो प्रूफ कर लेते हम लोग। तो हम लोग जहाँ तक ये प्रूफ कर चुके हैं इसी को पकड़ ले आएंगे। सिंस x इज इक्वल टू हमने निकाला है 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4, ये हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक साइड में लिखेंगे कि अगर f फंक्शन x को y पर सेंड करता है तो उसका इन्वर्स फंक्शन क्या काम करता है, इन्वर्स फंक्शन y को x पर ले जाने का काम करेगा। ये डेफिनेशन है। ऐसा नहीं है कि f उधर गया तो उसकी पावर -1 लग गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। f एक फंक्शन है जो x को y पर भेजेगा, तो f इन्वर्स दूसरा फंक्शन है, उसका इन्वर्स है जो y को x पर ले जाएगा। इसलिए हम x की जगह पर यहाँ रखेंगे f इन्वर्स y, और इसे हमेशा y के टर्म्स में लिखना ही चाहिए, कभी x के टर्म्स में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जो f इन्वर्स है वो y पर ही अप्लाई होगा। तो ये हमारा आ गया इन्वर्स फंक्शन। तो जो ये फंक्शन था वही ये भी फंक्शन निकला, सेम निकला। तो इसमें एक खास बात क्या है, बस वेरिएबल चेंज है, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पर एक खास बात ये हुआ कि हमने देखा कि f जो है f का इन्वर्स खुद निकला, f इज इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ, f अपना खुद का इन्वर्स है। मतलब f को कंपोज करेंगे f इन्वर्स से तो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, या तो f इन्वर्स को f से कंपोज करें तब भी आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। तो ये बात है। तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें f का इन्वर्स खुद f ही निकला। इसी तरह एक एक क्वेश्चन को हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है ये। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा।
इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है हम लोगों को कि f एक फंक्शन हमें गिवन है। इसमें हमें गिवन है कि f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, रियल नंबर से रियल नंबर पर है, डिफाइंड बाई। ऐसे ही लिखना चाहिए पूरा एग्जाम में प्रॉपर, इसलिए मैं पूरा लिख के बताऊंगा कैसे लिखना है। बिल्कुल ऐसे ही बोर्ड में लिखना है अच्छे से। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो जरूर लिखना है। शो दैट f इज बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब कि बाइजेक्टिव है, मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों चीज़ प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे कि f हमारा क्या है, 1 1 है। तो 1 1 के लिए क्या करना है, लेट x1 x2 बिलोंग टू r। दो हमें x1 x2 कोई भी ले लेना है ये वाले सेट से। एंड हम लोग ऐसा इसको लेट कर लेते हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। हम ऐसा लेट कर लेते हैं कि x1 और x2 पर इमेजेस इक्वल हैं। तो f ऑफ x1 क्या होगा, 4x1 क्यूब और हो जाएगा 4x2 क्यूब प्लस 7 क्यूब लगा है। तो ये 7 और 7 कैंसिल, 4x1 क्यूब इज इक्वल टू 4x2 क्यूब। हमें प्रूफ करना है x1 इज इक्वल टू x2। 4 से 4 कैंसिल, x1 क्यूब इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे माइनस x2 क्यूब। तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है आजकल इसका फार्मूला, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल 0। इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, इसको हम 0 के बराबर नहीं रखेंगे, नहीं इससे कुछ अजीब सा अद्भुत सा चीज़ आएगा। तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे, x1 माइनस x2 इज इक्वल 0। तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 आएगा। अगर हम इसको 0 से रख कर इक्वेट करना चाहें और x1 की वैल्यू निकालें तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का कुछ आ जाएगा, इसलिए इसको हम डिस्कार्ड करेंगे, ये वाला लेंगे। तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, इम्प्लाइज दैट f इज़ 1 1। तो पहला पार्ट हमने कर लिया कि f 1 1 है। उसके बाद करना है ऑन टू। ऑन टू के लिए हमने क्या करा है, सबसे पहले एक y ले लेंगे ये वाले सेट से, यहाँ जो भी सेट हो उससे एक y ले लेंगे, इसको कहते हैं कोडोमेन। कोडोमेन से हमने एक ले लिया। वैसे रियल नंबर के लिए नोटेशन ऐसे बनाना चाहिए, डबल लाइन खींचकर, ऐसे डबल लाइन खींच के रियल नंबर, फिर ऐसे नेचुरल नंबर, ऐसे रैशनल नंबर, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे सेट ऑफ इंटीजर्स। लिखते समय हमेशा हमें इस तरीके से लिखना चाहिए, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल, कॉम्प्लेक्स नंबर, सी एंड जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, इस तरीके से लिखना चाहिए। ठीक है, तो लेट y बिलोंग्स टू r सच दैट, किस तरीके से, सच दैट fx इज इक्वल टू y हम लेट कर लेंगे और fx की जगह पर रख देंगे 4x क्यूब प्लस 7। फिर वैसे ही करना है, यहाँ से हमें निकालना है x का वैल्यू। तो ठीक है, हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, y उधर जाएगा -7 और x क्यूब इज इक्वल टू y -7 अपॉन 4। तो x इज इक्वल टू y -7/4 का ये क्यूब है उस साइड जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि क्या ये जो नंबर हमारा आया है y -7/4, इसका क्यूब रूट क्या ये हमेशा रियल नंबर में बिलोंग करेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये समझने की बात है। अब यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ पर लगा होता पावर 1/2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहाँ 1/2 लगा होता तब ये ऑन टू ना होता। क्यों ना होता वो भी समझ लेते हैं, क्यों ना होता। 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, ये क्यूब लगा देने की वजह से ऑन टू बन जा रहा है। अंडर रूट का मतलब होता है ये हाफ का मतलब, पावर हाफ का मतलब रूट होता है। अब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ y की वैल्यू रख देते, कुछ 6 रख देते, 6, तो 6 -7/4, तो ये आ जाएगा -1। अब रूट के अंदर माइनस का नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये रियल नंबर में बिलोंग ना करता, इसलिए ऑन टू ना बन पाता। इसलिए बड़ी चालाकी के साथ यहाँ पर क्यूब दिया गया है, क्योंकि क्यूब रूट निकल आता है, निगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकल आता है, लेकिन स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता, इसलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अंदर y की वैल्यू अगर 7 से बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा,
तब भी क्यूब रूट निकलेगा, और 7 से छोटा रखेंगे तो माइनस में आएगा तब भी क्यूब रूट निकल आएगा। इसका मतलब हर एक y के लिए क्यूब रूट निकलेगा और वो रियल नंबर में बिलोंग करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये समझने लायक है कि हाँ ये पावर ऐसा क्यों दिएगा। तो बिलोंग टू R, तो ये बिलोंग कर गया। अगर बिलोंग कर गया, ये वाले सेट में बिलोंग कर गया, x का जो वैल्यू आए इसमें बिलोंग करे, मतलब रियल नंबर में बिलोंग करे, तो दिस इम्प्लाइज दैट f इज ऑन टू। इसलिए f ऑन टू है, f 1 और ऑन टू दोनों है, तो हम कह सकते हैं कि f इज बाइजेक्टिव। तो f एक बाइजेक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर पर। बहुत सुंदर क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। (31) देखते हैं 31 क्वेश्चन में क्या मिलता है हम लोगों को आज के दिन। तो इसमें हम लोगों को गिवन है एक सेट Z दिया हुआ है। 31 इफ Z इज द सेट ऑफ इंटीजर, Z जो है इंटीजर का सेट है और R एक रिलेशन है, और किसमें, तो R रिलेशन है किसमें, Z में। तो मतलब जो रिलेशन है हमारा वो सबसेट होगा किसका, Z क्रॉस Z का। यही मतलब हुआ कि भाई Z, अगर R रिलेशन है सेट Z में, तो जो रिलेशन है वो Z क्रॉस Z का कोई ना कोई सबसेट होगा। और ठीक है, ये हमें लिखना है कैसे, तो ये हमें गिवन क्या है कि इसके अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे कि ए बी, तो भाई Z में डिफाइन है तो Z के ही एलिमेंट होंगे। और कह रहा है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। तो ठीक है भाई, ये कह रहा है कि इसके अंदर दो एलिमेंट a और b तब आएंगे, मतलब a और b जो हैं वो आपस में कब रिलेटेड होंगे, जब a माइनस बी करने पर 5 से डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल हो। तो प्रूफ करना है R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए हम लोग बारी बारी प्रूफ करेंगे, एक एक बार रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी हम लोग प्रूफ करेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमें क्या करना है, हमें ये शो करके दिखाना कि हर एक नंबर अपने आप से रिलेटेड है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे सिंस a माइनस ए इज इक्वल टू 0। अगर हम जैसे a माइनस बी दिया है तो यहाँ हम दोनों को सेम कर देते, a माइनस ए इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी a बिलोंग टू z। ये फॉर एवरी लिखा है, तो हमें पता है कि कोई भी इंटीजर लें और उसको अपने आप से ही माइनस करें तो 0 आएगा। लेकिन क्या a माइनस बी का जो आंसर है वो 5 से डिविजिबल है, तो a माइनस ए करने पर 0, कोई भी नंबर को अगर माइनस करेंगे तो 0 आएगा। एंड हमें पता है कि 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर, तो डिविजिबल बाई 5 भी होगा। तो 0 डिविजिबल है 5 से, मतलब a माइनस ए करने पर जो आंसर आया वो 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि a रिलेटेड है a से फॉर एवरी a बिलोंग टू z, मतलब हर एक a अपने आप से रिलेटेड है। अगर भाई अपने आप से रिलेटेड है तो क्या हमारा R रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम लोग करेंगे सिमेट्री। सिमेट्री तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि a माइनस बी जो है डिविजिबल बाई 5 है। तो अगर a माइनस बी को 5 से डिवाइड किया जा सकता है तो भाई डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ तो आएगा ही। लेट कर लेते हैं k आएगा। हमने ऐसा मान लिया कि a माइनस बी 5 से डिविजिबल है, तो अगर a माइनस बी 5 से डिविजिबल है तो जब 5 से डिवाइड करोगे तो कुछ आंसर आएगा, तो मान लिया हमने k आएगा। तो नाउ अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा, तो b माइनस ए इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू आएगा माइनस k। तो भाई कोई बात नहीं, अगर k इंटीजर था तो क्या माइनस k इंटीजर नहीं होगा, वो भी तो इंटीजर होगा, इंटीजर इंटीजर में ही आना चाहिए। तो कहने का मतलब अगर a माइनस बी 5 से डिविजिबल है, डिवाइड करने पर k दे रहा है,
तो b माइनस ए 5 से डिवाइड होने पर माइनस के दे रहा है, तो ठीक है डिवाइड तो होना चाहिए ना, तो डिवाइड हो रहा है। a माइनस बी 5 से डिवाइड हुआ तो k दिया, और b माइनस ए 5 से डिवाइड हुआ तो माइनस k दिया। तो अगर k z में था तो माइनस k z में हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि b रिलेटेड है a से। अगर a b से रिलेटेड था तो b a से रिलेटेड है, तो इम्प्लाइज दैट r इज सिमेट्रिक। इसका मतलब r हमारा सिमेट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में हम लोग दो चीज़ लेट कर लेंगे। लेट कर लेंगे कि a माइनस बी डिविजिबल बाई 5 है, मान लेते हैं k1। k1 कोई इंटीजर है, ऐसा हमने लेट कर लिया कि a माइनस बी 5 से डिविजिबल है, और साथ में लेट कर लेते हैं कि b माइनस सी भी 5 से डिविजिबल है, और k2 भी कोई इंटीजर है। बस पहले हमने लेट किया कि a माइनस बी 5 से डिविजिबल है और b माइनस सी 5 से डिविजिबल है। इसको डिवाइड करने पर k1 आया, इसको डिवाइड करने पर k2। ऐड कर देंगे दोनों को, बस इसका खेल खत्म। एडिंग 1 and 2 वी गेट, दोनों को ऐड कर दें। तो ऐड करेंगे तो a माइनस बी बाई 5 और b माइनस सी बाई 5 इधर हो जाएगा k1 प्लस k2। बेस सेम है तो पावर तो ऐड हो ही जाएगी, ये प्रकृति का नियम है भाई। तो ये हमारा ये और ये कैंसिल, तो a माइनस सी अपॉन 5 इज इक्वल टू k1 प्लस k2। तो अगर k1 इंटीजर था k2 इंटीजर था, तो दो इंटीजर को जोड़ने पर इंटीजर ही तो आएगा। इसका मतलब हमने देखा कि a माइनस सी को 5 से डिवाइड किया गया तो एक इंटीजर आया। इंटीजर मतलब ये हुआ फ़ायदा इससे, इंटीजर आने का मतलब क्या है कि भाई a माइनस सी को 5 से डिवाइड किए तो इंटीजर आया, पॉइंट में आंसर नहीं आया। अगर पॉइंट में आंसर आता तो डिविजिबल ना होता। हमें पता है कि दो इंटीजर को जोड़ते हैं तो इंटीजर ही आता है। तो इससे ये मालूम चला कि a रिलेटेड हो गया c से, और अगर a c से रिलेटेड है, a b से रिलेटेड था, b c से रिलेटेड था, तो a c से रिलेटेड हो गया। तो इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव है। बस हो गया, हमने प्रूफ किया कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हैं, तो हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। लास्ट में हम लोग एक लाइन लिखकर कंक्लूजन दे देंगे। लिखना चाहिए लास्ट में कंक्लूजन कि सिंस f इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमें लिखना चाहिए लास्ट में क्वेश्चन के कि भाई हाँ वास्तव में इक्विवेलेंस है ये। अब ये क्वेश्चन है हमारा 32। इसमें एक हमें गिवन है, एक सेट गिवन है, a इज इक्वल टू x बिलोंग टू z, मतलब इंटीजर दिया हुआ है। कैसा इंटीजर बताया है कि हमारे जितने भी इंटीजर हैं वो 12 और 0 के बीच में हैं, और 12 के नीचे इक्वल लगा है, ये इक्वल लगा है मतलब 0 से 12 तक, 0 भी लेना है 12 भी लेना है। और इसमें गिवन है एक रिलेशन, हमेशा रिलेशन को r से लिखते हैं लेकिन यहाँ s से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कह रहा है एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से कब डिविजिबल है, जब क्या है a माइनस बी का मॉड इज डिविजिबल बाई 4। ये पूरा लिखना है बढ़िया से, पेपर में एग्जाम में अच्छे से लिखना चाहिए पूरा। तो गिवन है कि a ये है और हमारा s मतलब रिलेशन ये है। तो बोल रहा है कि दो नंबर a और b आपस में कब रिलेटेड हैं, जब a माइनस बी का मॉड 4 से डिविजिबल हो। तो ठीक है, और बोल रहा है कि प्रूफ करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहला काम तो प्रूफ करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, और फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1। अभी इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि 1 से रिलेटेड कौन है। तो भाई 1 के रिश्तेदार कौन कौन है, मतलब 1 का इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है, वो बाद में करेंगे। पहले प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ठीक है, इक्विवेलेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में हमें क्या करना है, सिंस a माइनस ए, दोनों को इस सेम कर देना है कि a माइनस ए मतलब क्या आएगा
0 और 0 का मॉड आएगा 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाई 4। 0 हर एक नंबर से डिविजिबल होता है, तो 0 इज डिविजिबल बाई 4। तो ठीक है, 0 4 से डिविजिबल है। इस तरीके से हमने बना दिया। लेकिन इसमें हमें सेट गिवन है, तो हम चाहे जनरल प्रूफ ना करें, जनरल प्रूफ इसका हम ना करें, तो पूरा ऑर्डर्ड पेयर बनाएं। ए के अंदर हमारा 0 से लेकर 12 तक पूरा दिया है, तो पूरे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर लिखें। 0 मतलब ए क्रॉस ए करें, तो ए के अंदर है 0 से लेकर 12 तक, तो 13 एलिमेंट। और फिर ए करेंगे तो ए क्रॉस ए करने पर 13 इंटू 13 169 पेयर्स। तो 169 पेयर बनाने में ए क्रॉस ए करने में बहुत समय लगेगा, तो वो हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग एक जनरल प्रूफ यहाँ पर करेंगे जो हर एक नंबर के लिए काम करेगा। फिलहाल यहाँ 4 के लिए बोला है, तो हम 4 लिखते चलेंगे। तो a माइनस ए करने पर क्या आया, 0 आया, जो कि 4 से डिविजिबल है। तो अगर ये 4 से डिविजिबल है तो इम्प्लाइज दैट, यहाँ s लिखा है, रिलेशन की जगह s लिखा है, कोई बात नहीं। तो इम्प्लाइज दैट s इज रिफ्लेक्सिव, तो s हमारा रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद हम लोग करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए करेंगे, अगर a माइनस बी डिविजिबल है 4 से, हमने लेट कर लिया कि a माइनस बी 4 से डिविजिबल है। अगर डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, लेट कर लेते हैं k आएगा। किस सेट में हम कर रहे हैं, z में, तो ये हमारा किसी z का कोई ना कोई, भाई डिवाइड करेंगे तो अगर सेट z में हम डिफाइन है तो z में ही आंसर आना चाहिए, इंटीजर ही आना चाहिए। तो हमने लेट कर लिया कि a माइनस बी को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो k आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पर मॉड के अंदर माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा b माइनस ए, इक्वल में k लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने देखा कि अगर ये माइनस लगा, इस माइनस को हम हटा भी दें तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मॉड वैसे भी निगेटिव पॉजिटिव लगाने से कोई फर्क उसे पड़ता नहीं है। तो ये तो वही बन गया, a माइनस बी 4 से डिविजिबल था, तो b माइनस ए भी 4 से डिविजिबल है, क्योंकि b माइनस ए को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी k आ रहा है, क्योंकि मॉड लगा है ना। तो a माइनस बी 4 से डिवाइड करने पर k आया, तो b माइनस ए को भी 4 से डिवाइड करने पर k ही आ रहा है। तो फिर कुछ भी आए लेकिन आना चाहिए था, इंटीजर तो आ रहा है, वही चीज़ k आ रहा है। तो इससे क्या मालूम चला कि b इज डिविजिबल बाई a। तो अगर a b से डिविजिबल था, मतलब b इज डिविजिबल बाई a का मतलब ये हुआ कि b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 4। हाँ, मतलब b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 4, मतलब ये 4 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट s इज सिमेट्रिक। तो हमने ये प्रूव किया कि अगर a माइनस बी 4 से डिविजिबल था तो b माइनस ए भी 4 से डिविजिबल होगा। फिर हम देखना है हम लोगों को ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी में भी वैसे ही लेट कर लेंगे कि a माइनस बी का मॉड 4 से डिविजिबल है, तो लेट कर लें k आएगा, और b माइनस सी डिविजिबल है 4 से, तो लेट करते हैं k2 आएगा। k1 और k2 क्या है, कोई इंटीजर है। हम लोगों ने ऐसा लेट कर लिया कि a माइनस बी 4 से डिविजिबल है और b माइनस सी भी 4 से डिविजिबल है। तो नाउ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग ऐसा लिखेंगे a माइनस बी प्लस b माइनस सी। ये हम लोग कंसिडर करेंगे ऐसा कि a माइनस सी लेते हैं प्लस b माइनस सी, इसको हम लोग ले लेते हैं। तो इसे हम अगर मॉडुलस लगाएं तो हम मॉड लगा के इसे ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी प्लस b माइनस सी का मॉड, ये लिख सकते हैं। ये ऐसे हमने इसको बना दिया। तो अब ये मॉड जब इसका ब्रेक होगा a माइनस बी, तो ये ऐसे बना सकते हैं, और b माइनस सी का मॉड ऐसे बना सकते हैं। तो अगर ये वाला पोर्शन 4 से डिविजिबल है, हम लोगों ने ऊपर लिखा है ये वाला, तो ये इनफैक्ट है क्या, ये हमारा a माइनस सी का मॉड ही तो है
हम लोग इसको चेक कर रहे हैं क्योंकि ए बी में रिलेशन है, बी सी में है, तो हमें ए सी में बनाना है। तो हम ए माइनस सी का मॉड ले लेते हैं, ये मॉड लगा है, बीच में एक माइनस बी और एक प्लस बी हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिए। तो मॉडुलस हमने ब्रेक कर दिया इस तरीके से ये। तो अगर ये वाला पोर्शन 4 से डिविजिबल है और ये वाला पोर्शन 4 से डिविजिबल है तो ओवरऑल जो हमारा ये होगा वो भी 4 से डिविजिबल होगा। तो इट इज़ डिविजिबल बाई 4, ये जो है तो यहाँ हम लिख देंगे हियर a माइनस बी इज़ a माइनस बी का मॉड एंड b माइनस सी का मॉड इज़ डिविजिबल बाई 4। इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल है। अगर ये 4 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है, तो जो दोनों का सम होगा, दोनों का सम मतलब ये और ये मतलब ये, वो भी डिविजिबल होगा। ये डिविजिबल बाई 4। तो इस तरीके से a रिलेटेड हो गया c से। तो हमने लेट किया था कि a माइनस बी 4 से डिविजिबल, b माइनस सी 4 से डिविजिबल, तो a माइनस सी भी 4 से डिविजिबल है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हैं। तो इम्प्लाइज दैट s इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये प्रूफ हो गया कि s इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका एक लास्ट पार्ट ये करना है कि हम लोग को निकालना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। बोला है ना, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। 1 से रिलेटेड कितने एलिमेंट हैं, तो मतलब 1 का इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है। तो उसी के आगे लिखेंगे कंटिन्यू। इक्विवेलेंस क्लास के लिए ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो हमें देखना है कि 1 कौन कौन से नंबर से रिलेटेड है, कि कौन से नंबर के साथ 1 रिलेटेड होगा। तो जैसे हम लोग देखते हैं, हमें बोला है कि a माइनस बी करने पर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 के साथ हम क्या लिखें कि 4 से डिविजिबल हो जाए। 1 के साथ हम लोग बारी पूरा शुरू देखते हैं, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट, 0 1 2 1 है, 2 है, 3 है, पूरा 12 तक है। तो पूरे को सबको चेक करेंगे। 1 का हमें देखना है। तो हम 1 के साथ क्या लें, अगर हम लोग 1 के साथ यहाँ पर 0 लें तो 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा, छोड़ दिया। 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 करेंगे अगर तो 0 आएगा और 0 4 से डिविजिबल होगा। तो 1 माइनस 1 करने पर 0 आएगा जो कि 4 से डिविजिबल है। तो 1 हमारे इक्विवेलेंस क्लास में आ गया। फिर 1 2 से डिवाइड कर, फिर यहाँ 1 माइनस 2 करेंगे, 1 माइनस 3, 1 माइनस 4, 1 माइनस 5। तो 1 माइनस 5 करेंगे तो आएगा -4। माइनस प्लस का कोई इशू नहीं है, ये 4 से डिविजिबल है, मतलब 1 आ गया 5। फिर 1 माइनस 6 7 8 करेंगे तो ऐसा नहीं, कुछ नहीं बनेगा, 9 पर बनेगा। 1 माइनस 9 करेंगे तो -8, ये 4 से डिविजिबल है तो 9 आ गया। तो 1 के रिश्तेदार कौन कौन है भाई, 1 5 और 9। 1 5 और 1 1 से रिलेटेड है, 5 से रिलेटेड है और 9 से। तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास में ये आ गए। तो ये पूरा क्वेश्चन अब कंप्लीट है। ऐसे ही प्रॉपर लिखना है अच्छे तरीके से, तभी पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे। सब 6 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन करेंगे एक एक हम लोग आज, चाहे आज भूकंप आ जाए लेकिन करेंगे ज़रूर। 33 वाले क्वेश्चन में बताया गया है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ऐसा गिवन है। इसमें शो करना है कि S ऑन सेट n क्रॉस n, S यहाँ पर रिलेशन का नाम बताया है, इसे प्रूफ करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं शायद, पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 25 वाला हम लोगों ने किया था पहला पार्ट, तो उसमें ये क्वेश्चन हो चुका है। तो इसलिए इसको दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग स्किप कर देंगे। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका आप लोग देख सकते हैं। ये जो है फर्स्ट पार्ट में हो चुका है जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 25 किए थे, इसलिए उसको स्किप करेंगे। ये वो रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अब 34, तो 34th वाले में बोला इफ़ इसमें गिवन है एक फंक्शन है f(x)(y) डिफाइन ऑन रिलेशन ऑन x गिवन बाई, और एक रिलेशन इसमें बताया है
कि इसमें दो ऑर्डर्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन और अलग टाइप का है ये। इसमें बोला है कि ए और बी, दो नंबर ए और बी कब रिलेटेड होंगे, जब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में इक्वल हों। ठीक है, मतलब ए और बी आपस में कब रिलेटेड हैं, जब ए पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू और बी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू दोनों आपस में इक्वल हो, तब ए और बी रिलेटेड होंगे। हमें प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है। तो ठीक है, हम लोग पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। ये क्वेश्चन अलग है, इसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो इसमें हम लोग ये जानते हैं कि सिंस f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a फॉर एवरी a बिलोंग टू x, a कहाँ का एलिमेंट होगा, यहीं का एलिमेंट तो होगा, यहीं से तो एलिमेंट लेना है और यहाँ का कुछ आएगा अपने। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई अगर इसी चीज़ को दो बार लिखा जाए, फंक्शन का वैल्यू एट a इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट a, ये तो ठीक है, सिंपल सी बात है कि इसी चीज़ को दो बार रख देंगे तो इक्वल तो होगा ही। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि एफ ए एफ बी अगर बराबर हैं तो ए और बी आपस में रिलेटेड होंगे, मतलब ए बी रिलेशन के अंदर होगा, या तो ये बोल दें कि ए बी रिलेशन के अंदर होगा, या तो ये बोल दें कि ए रिलेटेड है बी से, एक ही बात है। मतलब कि अगर एफ ए एफ बी के बराबर है तो ए बी रिलेटेड है, तो अगर एफ ए के बराबर है तो ये क्या मतलब हुआ कि ए से रिलेटेड है, मतलब ए हमारे रिलेशन में बिलोंग करेगा। या तो इसी बात को दूसरी लैंग्वेज में ऐसे लिख दें कि ए रिलेटेड है ऐसे, तो बस आसान था। इसमें क्या है, तो इम्प्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर हमारा जो है वो रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद हम लोग करेंगे सिमेट्री। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे करेंगे, लेट कर लेते हैं हम लोग कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में बराबर है। तो क्या बताया है कि अगर एफ ए एफ बी के बराबर है तो ए रिलेटेड होगा बी से, मतलब ए बी आर के अंदर होगा। तो अगर एफ ए एफ बी बराबर हैं तो इससे क्या मालूम चला, तो इससे ये मालूम चल रहा है कि जो है हमारा ए और बी रिलेटेड है, मतलब ए और बी आपस में रिलेटेड। लेकिन हमें पता है कि हम अगर एफ ए बराबर एफ बी लिखें या एफ बी इज इक्वल टू एफ ए लिखें, एक ही बात तो है भाई, चाहे x इक्वल टू वाई लिखो चाहे y इक्वल टू एक्स। तो अगर एफ ए एफ बी के बराबर था तो ए बी से रिलेटेड था, तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ बी बराबर ए एफ ए। इसका क्या मतलब निकला कि बी ए से रिलेटेड है, सिंपल सी बात। तो अगर ए बी से रिलेटेड था तो बी ए से रिलेटेड हो गया, तो हो गया भाई सिमेट्रिक। इम्प्लाइज दैट आर इज सिमेट्रिक। बस इतने क्वेश्चन सब कर लेना, एकदम जीवन सफल हो जाएगा। यही बोर्ड में आएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इसमें से भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो हो सकता है रिपीट भी हो जाएं। लेकिन हम लोग इतनी वैरायटी के क्वेश्चन कर लेंगे कि सफिशिएंट हो जाएगा। बड़ा मुश्किल है कि कोई क्वेश्चन बच पाए अगर पूरा आप लोगों ने अच्छे से इसको समझ लिया तो। ट्रांजिटिविटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, और इसको लेट कर लिए। अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी से रिलेटेड है तो इसका मतलब हुआ कि ये ऐसा है, अगर एफ ए एफ बी के बराबर है तो ए रिलेटेड है बी से, मतलब ए बी आर में बिलोंग करेगा। और हम लोगों ने लेट कर लिया कि एफ बी एफ सी के बराबर है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब बी और सी आपस में रिलेटेड हैं डेफिनेशन के हिसाब से। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या होगा भाई, बी और बी कॉमन है तो एफ ए और एफ सी आपस में इक्वल हो गए। तो यही मतलब तो हुआ। अगर एफ ए एफ बी के बराबर था तो ए बी से रिलेटेड था, और एफ बी एफ सी के बराबर था तो बी सी से रिलेटेड है। तो हमने प्रूफ किया कि ए सी के बराबर है, एफ ए एफ सी के बराबर। तो इससे क्या मालूम चला कि ए सी भी तो आपस में रिलेटेड हैं। तो इम्प्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव। बस हो गया। तो अब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हैं। तो बस नीचे लिख देंगे स्टेटमेंट अंग्रेजी में,
या हिंदी वाले बच्चे हैं तो हिंदी में जैसा भी है तो उसमें लिख देंगे सिंस इट इज़ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव सो इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। इक्विवेलेंस का मतलब हिंदी वाले बच्चे लिखते हैं समतुल्य रिलेशन, ऐसा लिखा जाता है। तो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है, एक क्वेश्चन दिया हम लोगों को 35। इसमें बोला है शो दैट द फंक्शन, इसमें हम लोगों को गिवन है f एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड बाई, इसमें बताया है कि f ऑफ x x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है फॉर ऑल x इन आर। तो बोला है कि इसको प्रूव करना है कि ना ये 1 1 है और ना ऑन 2 है। तो ठीक है भाई, हम लोग देखते हैं, लेट कर लेंगे। पहले हम लोग 1 1 प्रूव करेंगे। 1 1 के लिए क्या करना है, लेट कर लेना है f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 का मतलब x1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस 1 और x की जगह x2 डाल देना है। तो x2 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई x1 x2 का स्क्वायर प्लस x1 और x1 स्क्वायर x2 प्लस x2। ठीक है, तो हम लोग इसको इस साइड ले आते हैं, इसको इधर शिफ्ट, सबको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। x1 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर x2 प्लस x1 इधर लाएंगे माइनस x2 इज इक्वल 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x1 x2 कॉमन है, x1 x2 कॉमन है। तो यहाँ से क्या बचा हमारा, x1 x2 निकल गया तो एक x2 बचा और यहाँ x1 x2 निकल गया तो एक x1 बचा। अब यहाँ से x1 माइनस x2 हमें कॉमन लेना है। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये कॉमन लेने लायक हो जाए। अब यहाँ और यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, x1 माइनस x2। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो भाई कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, माइनस x1 x2 इज इक्वल टू 0। तो अब एक बार इसके बराबर हम 0 लेंगे, x1 इज इक्वल टू x2, और एक बार इसके बराबर भी 0 लेंगे तो 1 बराबर x1 x2 आ जाएगा। तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू तो 1 बाई x2 आ गया। तो ये दोनों ही हमें लेने पड़ेंगे। क्यों लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये रियल नंबर में है। तो 1 अपॉन x2 टाइप का नंबर भी रियल नंबर में होता है। अगर यहाँ नेचुरल नंबर होता है तो 1 अपॉन टाइप का नंबर नेचुरल नंबर में ना आता है, तो हम केवल इसको लेते, तब हमारा बन जाता 1 1। लेकिन रियल नंबर होने की वजह से हमें दोनों लेना पड़ेगा। और ये दो पॉसिबल वैल्यू आ रही कि x1 रखेंगे तो वो x2 के बराबर और x1 1 बाई x2 के बराबर भी आ रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों केस हमारे पास एक्सेप्टेबल हैं। तो इम्प्लाइज दैट नॉट 1 1, इसलिए ये 1 1 नहीं है, क्योंकि ये भी आ रहा है x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए, लेकिन x1 इज इक्वल टू 1 बाई x2 भी आ रहा है और इसे हमें लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर है रियल नंबर और रियल नंबर में इस टाइप के नंबर होते हैं। तो नॉट 1 1, और बोला कि ऑन टू भी नहीं है, तो ऑन टू को भी हम लोग चेक कर लेंगे उसमें क्या है। सबसे पहले क्या करना है, लेट y बिलोंग टू r, ये वाले r से मतलब को डोमेन से एक y ले लेना है और लिखना है सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे हम लिखेंगे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से निकालेंगे किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो ठीक है, ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये चीज़ इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें x कलेक्ट करना है, इसको इधर ले आएंगे,
x माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, x को सेपरेट करना है। तो ये यहाँ से x सेपरेट हो नहीं रहा है क्योंकि ये x का क्वाड्रेटिक यहाँ पर बना हुआ और यहाँ x बना है, तो पूरी तरीके से ये बाहर नहीं आ पाएगा। तो हम इसको दूसरे तरीके से बाहर करेंगे। पूरी तरीके से x बाहर, अगर हम यहाँ से x कॉमन जैसे ले लें अगर, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। लेकिन y पूरी तरीके x सेपरेट नहीं होगा, तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे इसके लिए कि हम लोग बनाएं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये x को उधर शिफ्ट कर दें, तो ये है वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। x को हमने उधर शिफ्ट कर दिया। अब ये एक्स स्क्वायर का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, माइनस b की जगह यहाँ क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, b का मतलब -1 का स्क्वायर माइनस माइनस 4ac a और c और होल अपॉन 2a 2y। ये हम लोगों ने लगा दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। 1 का स्क्वायर तो आजकल -1 का स्क्वायर तो आजकल +1 ही होता है भाई, और यहाँ माइनस माइनस प्लस का 4y स्क्वायर अपॉन 2y, ये ऐसा बन गया हमारा। तो इस तरीके से नंबर हम लोगों ने यहाँ पर रख लिया। अब देखते हैं कि ये जो हमारा नंबर आया है, क्या ये नंबर हमेशा रियल नंबर में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, इस चीज़ को हम लोगों को समझना है। यहाँ पर हमारा y जो है ये प्लस में है, ये y पॉजिटिव है, तो यहाँ पर रखेंगे तो पॉजिटिव, तो ये माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में आएगा। तो अब हमें देखना है कि ये चीज़ जो है ये हमेशा पॉजिटिव तो नहीं रहेगा, क्योंकि y की जगह अगर हम जैसे मान लें हम y की जगह 1 लिख दें, इफ़ वी पुट अगर हम पुट कर दें y की जगह पर 1, तो y की जगह अगर हम यहाँ 1 पुट करेंगे अंडर रूट वाली जगह पर, मान लीजिए y की जगह हमने 1 पुट किया, तो 1 माइनस 1 ये स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 और -3 आया। तो अब रूट के अंदर निगेटिव नंबर आने लगे, तो इसका मतलब रूट के अंदर निगेटिव में आ जाएगा नंबर, तो मतलब ये हमेशा रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। जब y की जगह पर इस तरीके के नंबर डाल दिए जाएंगे तब ये डिफाइन नहीं होगा, तो मतलब ये ऑलवेज रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट f इज़ नॉट ऑन टू, f ऑन टू नहीं है, ठीक है। ये हो गया कि ना 1 1 है ना ऑन टू है। अब हम लोगों से बोला है, इसका दूसरा पार्ट है। अब क्वेश्चन में बोला है कि हम लोग को निकालना है जी कंपोज f, तो बोला है कि निकालिए जी कंपोज f ओवर x। तो कंपोजिशन हटेगा तो यहाँ ब्रैकेट लगेगा, और g ऑफ x का वैल्यू क्या है, g ऑफ x का वैल्यू हमें गिवन है 2x माइनस 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x माइनस 1। अब f का वैल्यू पूछा है एट 2x माइनस 1, तो f का जो फॉर्मूला हमें गिवन है, इस फॉर्मूले में जहाँ पर x है वहाँ क्या रख दें, 2x माइनस 1 रख देते हैं। तो रख देते हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2x माइनस 1 रख देंगे। इसको फार्मूले पर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो ये हमारा बन गया। इसको और हम लोग अरेंज कर लेंगे, तो ये हो गया जी कंपोज f ओवर x, तो क्या आ जाएगा ये 2x माइनस 1, और ये है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। तो इस तरीके से हमारा f कंपोज g, मतलब g कंपोज f, इधर से पढ़ेंगे g कंपोज f, तो g कंपोज f हमारा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस
2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या गिवन है, सबसे पहले हम लोग लिखें गिवन क्या है। इससे सुंदर क्वेश्चन कोई पृथ्वी पर होगा नहीं। देखते हैं क्या है इसमें। f इज इक्वल टू n to n डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या गिवन है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो शो करना है कि f फ्रॉम n to s वेयर s इज रेंज ऑफ f इज इन्वर्टिबल, फाइंड इनवर्स ऑफ f। तो सबसे पहले हम शो करें कि ये इन्वर्टिबल है। तो वह इन्वर्टिबल के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे 1 1 के लिए क्या करना है, लेट x1 x2 बिलोंग टू n। दो x1 x2 इस नेचुरल नंबर से ले लेंगे और साथ में लेट कर लेंगे कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है। तो f ऑफ x1 कैसे निकलेगा, 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 और ये 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। मतलब x की जगह x1 पुट कर दिए, फिर x की जगह पर x2। ये और ये जो है चल बसे दोनों भाई, फिर इधर ले आएंगे इसको, माइनस का 9x2 स्क्वायर माइनस 6x2 इज इक्वल 0। अब इसमें और इसमें से ले लेंगे कॉमन 9, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर और इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे तो x1 माइनस x2। तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का फार्मूला आजकल क्या होता है भाई, a प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है। अब यहाँ से और यहाँ से x1 माइनस x2 ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा 9 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये बचेगा। तो इसको डाल देंगे 0 के अपान में कि भाई टाटा बाय बाय, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। तो x1 हमारा x2 के इक्वल आ गया। तो x1 x2 के बराबर है, तो इम्प्लाइज दैट f इज 1 1। तो इसका मतलब f हमारा क्या है, 1 1 है। अब देखना, क्योंकि इन्वर्टिबल प्रूफ करना है भाई, तो 1 1 ऑन 2 दोनों होना चाहिए। तो देखते हैं ऑन 2 है या नहीं। ऑन 2 मतलब सर्जेक्टिव भी कहते हैं और 1 1 को इंजेक्टिव भी कहा जाता है। इसको इंजेक्टिव भी कहते हैं और इसको सर्जेक्टिव भी कहते हैं, और दोनों मिल जाए तो बाइजेक्टिव। ठीक है, ऑन 2 के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग करते हैं, लेट y बिलोंग टू ये वाला सेट, मतलब को डोमेन नेचुरल नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इस तरह लिखा जाता है, डबल लाइन बना के ऐसे तब ऐसे। ठीक है, लेट y बिलोंग टू n सच दैट क्या करना है, f ऑफ x इज इक्वल टू y, फिर f ऑफ x की जगह पर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू y। अब हमें क्या करना होता है, x का वैल्यू यहाँ से निकाल कर अलग करना होता है, जैसा हम लोग बहुत देर से हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये बन गया। अब ये x का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्या है हमारा, a है और ये है b, और इतने पूरे को ले लेंगे c, और उसके बाद लगाएंगे हम लोग श्रीधराचार्य का फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस b की जगह माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पर 9 और c की जगह माइनस का 5 प्लस y, माइनस का रखेंगे तो माइनस माइनस ये वाला हो जाएगा प्लस।
और नीचे 2a, मतलब 2 × 9। सिक्स का स्क्वायर आजकल होता है 36 और 4 9 जा 36 होता है, 9 2 जा 18। अब यहाँ से और यहाँ से 36 कॉमन लेके जब बाहर लाएंगे तो 6 आएगा, यहाँ से 36 निकल गया तो 1, और यहाँ से बचा 5 + y या y + 5। अब यहाँ और यहाँ से 6 कॉमन लेंगे और काट देंगे नीचे से तो आएगा 3। ये बन जाएगा y + 7 और नीचे 3 आ जाएगा। ये अच्छा, ये 5 लिखा है तो 5 और 1 मिलाकर 6 हो गया। हाँ, यहाँ से 36 निकल जाएगा तो y + 5, यहाँ से 36 निकल जाएगा तो 1, तो y + 6। तो ये बन गया हमारा x का वैल्यू। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अब क्या चमत्कार इसमें होगा। क्या ये ऑन टू है या नहीं है। तो x = 2 वैल्यू है, एक बार माइनस में और एक बार इसे लेना है प्लस में। लेकिन ये जो माइनस में है, अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो माइनस, ये हमेशा निगेटिव आ गया। अब निगेटिव नंबर तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा नहीं, तो इसको हम भगा देंगे कि चलो भागो। और ये जो है बचा हमारा, इसको हम लिखेंगे y + 6 - 1/3। ये हमारा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। लेकिन अब समस्या ये है, क्या ये हमेशा नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा? नहीं, हमेशा नेचुरल नंबर में बिलोंग ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जैसे हमने y की जगह लिख दिया 1, अब y की जगह 1 लिख दिया मान लीजिए, तो क्या बनेगा? 1 + 6 हो गया 7 - 1/, तो ये नेचुरल नंबर में कहाँ बिलोंग किया? नहीं किया। तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। तो अब समस्या क्या हुई? अब लेकिन ये कह रहा है कि इन्वर्स निकालिए, फाइंड द इन्वर्स ऑफ। तो हमने पढ़ा है कि भाई जब 1 1 और ऑन टू होगा तभी तो इन्वर्स निकलेगा, लेकिन ये तो ऑन टू है नहीं। इसलिए उसने एक बात बताई है कि f नेचुरल नंबर से s पर डिफाइन करिए, s पर डिफाइन करिए। तो हम लोग वापस से डिफाइन इसको करेंगे। लेट f फ्रॉम n to s। अब s क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम लोग को फंक्शन बताया गया था कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर, तो हम लोगों ने देखा कि y की यहाँ पर हर एक वैल्यू पर रखने पर ये नेचुरल नंबर नहीं आता, लेकिन y की कुछ कुछ वैल्यूज़ होंगी जिनको रखने पर ये नेचुरल नंबर आएगा। तो कोई ना कोई वैल्यू तो ऐसी होगी जिसको रखने पर नेचुरल नंबर आ रहा होगा, उसको ढूंढ कर हमें निकालना पड़ेगा कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जिसको रखने पर यहाँ पर नेचुरल नंबर आता हो, तो उसे हमें खोजना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर रख दें 9, y की जगह हमने 3 रख दिया तो 6 और 3 मिला के 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 8/3 वो भी नेचुरल नंबर में नहीं है। लेकिन कुछ आगे होंगे वो हमें ढूंढना पड़ेगा। जैसे और कोई परफेक्ट नंबर 9 के बाद, जैसे 9 के बाद और कौन परफेक्ट नंबर हमारे पास 16, तो 16 है, तो 16 यहाँ y की जगह हम कितना रख दें? y की जगह हम लोग को यहाँ पर रख देना पड़ेगा 10 रख दे तो 10 और 6 मिलाकर आएगा 16। 16 रूट से बाहर निकलेगा, 16 - 1 बहुत बढ़िया, तो आएगा 15। 15/5 करेंगे तो आएगा 3, 15/3 करेंगे तो 5 आएगा। जैसे हम लोग y की जगह क्या कर दें, y की जगह यहाँ रख दें हम लोग 10 रख दें, 10, तो 10 + 6 - 1/3, तो 16 का रूट आएगा 4, 16 ये बनेगा, 16 का रूट आ जाएगा 4, हाँ 4 - 1/3, तो 3/3
तो मतलब आ जाएगा हमारा 1 आएगा। अब ठीक है, 1 आएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि अच्छा 1 आया, ये तो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो हमने देखा कि x की जगह पर, y की जगह पर यहाँ अगर 10 रख दिया जाता है तो तब इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आता है वो आता है 1, और 1 नेचुरल नंबर है। मतलब कुछ कुछ ऐसे y हैं जिनको यहाँ पुट करने पर नेचुरल नंबर आएगा, सब पर नहीं आएगा, कुछ कुछ पर आएगा। जैसे y बराबर 10 पर आया, 10 6 16 और बाहर आया 4, 4 में से 1 गया 3/3 1। ऐसे ही बहुत से y मिलेंगे और भी y मिलेंगे। तो इन सभी y को इकट्ठा कर लेना है और इन्हीं सब को सेट का नाम रखा जाएगा S। ये समझने की बात थी। तो ये S वही S है जिस S के अंदर ये सारे एलिमेंट हैं। y = 10 है, और भी ढूंढने पर मिलेंगे, हमें ढूंढना नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए ये चीज़ बता रहे हैं कि सबको समझ में आ जाए कि ये S है क्या। तो S उन्हीं सभी इस तरीके के एलिमेंट्स का सेट है। तो अगर इस तरीके के एलिमेंट का सेट हम लोग ले लें तो नेचुरल नंबर पूरा है। तो इसके अंदर एक ऐसा सेट S होगा जिसके अंदर 10 होगा और कुछ भी एलिमेंट होंगे जिनको पुट करने पर ये नेचुरल, मतलब ये जो आंसर आएगा इस तरीके से आएगा कि जो नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा। तो हम पूरा नेचुरल नंबर ना लेकर केवल इतने को लेंगे बस, और इधर वाला नेचुरल नंबर, पहले हमारा फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर था तो ऑन टू नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब हम अपने फंक्शन को नेचुरल नंबर से इस छोटे से सेट पर करेंगे। तो हमारा ये पहले यहाँ से यहाँ था, तब हमारा ये ऑन टू बन जाएगा। तो अब जब इतने में ऑन टू बन गया तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो इतने में ये इन्वर्टिबल है, तो ये हो गया। तो अब हम लोग समझ गए कि इतने में इन्वर्टिबल है। तो वेयर S क्या है, S इज रेंज ऑफ F एंड F इज इन्वर्टिबल इन, और F हमारा इन्वर्टिबल है इन, इन्वर्टिबल है कब, इफ हमारा Fn to S है तब। अगर n को n के बजाय n से s पर ले जाएं तब इन्वर्टिबल होगा। तो ठीक है, तो इतने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं जितने में वो इन्वर्टिबल है। तो बस इन्वर्स हमें निकालना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स क्या होगा, हम लोगों ने इतना मेहनत किया है कि सिंस x = √y + 6 - 1/3, तो भाई ठीक है, ये हमारा बिलोंग करेगा किस में, S में। ये हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, N में बिलोंग करेगा। जब हम S पर डिफाइन करेंगे तब, क्योंकि इसमें y के हम वही वैल्यू लेंगे कि बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ऑन टू और 1 1 बन जाएगा। वो ऑन टू आ गया मतलब 1 1 नहीं, ऑन टू आ गया तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। अब आगे हम लोग को देखना है इन्वर्स। तो हम लोगों ने इन्वर्स के लिए देखा है कि अगर f(x) को y पर ले जाता है तो जो उसका इन्वर्स फंक्शन है वो y को कहाँ ले जाएगा, वो y को ले जाएगा x पर, y को x पर ले जाएगा। तो इस तरीके से x की जगह पर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, f इन्वर्स y लिख सकते हैं। ये आ गया इन्वर्स फंक्शन। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें हम लोग को गिवन है कि एक नेचुरल नंबर में रिलेशन डिफाइन किया गया है, मतलब R जो है वो सबसेट है n क्रॉस n का, क्योंकि कोई भी रिलेशन होता है वो जिस सेट में डिफाइन होता है उसके क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो R हमारा n क्रॉस n का सबसेट है। और इसमें बताया है कि एक ऑर्डर्ड पेयर AB दूसरे ऑर्डर्ड पेयर CD से कब रिलेटेड है। अगर ऐसा है तो AD B + C
इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। ठीक है, जैसा गिवन हमने मान लिया। शो करना है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रिफ्लेक्सिविटी, तो हम लोग इसका रिफ्लेक्सिविटी प्रूफ करेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों को सेम सेम कर लेते हैं। इसको दोनों को सेम सेम रख देंगे। ए बी को ए बी से रिलेट करके देखते हैं कि लेफ्ट राइट बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बस ठीक है, क्या डेफिनेशन है इसमें समझना है। क्या कर रहा है कि पहले ए डी को इसने लिया प्रोडक्ट, तो बी और सी का सम लिख दिया। फिर इसने इन दोनों का सम प्रोडक्ट किया बाहर, तो इन दोनों का सम कर दिया अंदर। तो वैसे ही हम लोग करेंगे। तो क्या करना है, पहले इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है बाहर। तो ए और बी का हम प्रोडक्ट लिखेंगे बाहर, और जो बाकी दोनों बचे उनका सम अंदर। फिर वही काम इधर से करना है, बी और सी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग को लिखना है बाहर, और इन दोनों का सम लिख देना है अंदर। यही तो वो कहा है, जैसा कह रहा है हम लोग वैसा कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद बी ए को हम लिख सकते हैं ए बी, और ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं बी प्लस। तो दोनों सेम चीज़ ही तो है। ए बी को बी ए बी बी ए एक चीज़ है, बी प्लस ए प्लस बी एक तरीके से। लेकिन हम ए प्लस बी को बी प्लस ए क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि प्लस और जो मल्टीप्लाई होता है ये लोग कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव होते हैं किसमें, नेचुरल नंबर में। ये हम लोगों ने पढ़ा है बहुत लोअर क्लासेस में कि ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, या तो ए इंटू बी करें या तो बी इंटू ए करें, तो नेचुरल नंबर में कम्यूटेटिव होता है, इसलिए ऐसा हुआ। तो ये दोनों तरफ से बराबर आया। मतलब क्या हुआ कि ए बी रिलेटेड है ए बी से, तो दिस इम्प्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। तो ये ट्रू है, इट इज़ ट्रू, ये सही है ना। तो हमने ए बी को ए बी से चेक किया तो सही निकला, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है हमारा। ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव। और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इसका सिमेट्री। सिमेट्री के लिए क्या करेंगे कि लेट ए बी रिलेटेड है सी डी से। अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है तो क्या होगा, डेफिनेशन से पहले ए और डी दोनों का प्रोडक्ट और बी प्लस सी अंदर। फिर वही काम उल्टा करना है, इन दोनों को बाहर लिख देना है और जो बाहर वाले हैं उसको अंदर लिख देना है प्लस करके। जैसा इसने कहा था हमने वैसा कर दिया। ये हो गया इक्वेशन 1। और हम लोग अब सी डी को ए बी से करके देखते हैं। इफ़ सी डी रिलेटेड टू ए बी, अगर सी डी ए बी से रिलेटेड है तब क्या होगा, अगर यही चीज़ आएगा तो मतलब ए बी सी डी से रिलेटेड है, तो सी डी ए बी से रिलेटेड है, सेम चीज़ है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर ए बी को सी डी से करने पर ये आया, तो सी डी को ए बी करने से यही आ रहा है कि नहीं। अगर आएगा तो ठीक है, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो जो ए बी के साथ रिलेशन है वही मतलब ए बी का सी डी से है, वही सी डी का ए बी से होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट बाहर और इन दोनों का सम अंदर लिखेंगे। फिर उल्टा काम, इन दोनों का प्रोडक्ट को बाहर लिख देंगे और इन दोनों के सम को अंदर हम लिख देंगे। हम लोग अब क्या कर सकते हैं, इसको लेफ़्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ़्ट में लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि x इज़ इक्वल टू वाई लिखें या y इज़ इक्वल टू एक्स लिखा जाए, एक ही बात है। तो हम चाहे x इक्वल टू वाई लिखें या y इज़ इक्वल टू एक्स लिखें, सेम थिंग। DA लिखें या AD लिखें, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। सेम स्टेटमेंट यहाँ भी लिख देंगे। C प्लस D को हम D प्लस C लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस कम्यूटेटिव होता है। तो ये हो जाएगा BC और A प्लस D। ऐसा हमने क्यों किया, यहाँ लिखना पड़ेगा, सिंस प्लस एंड मल्टीप्लाई आर कम्यूटेटिव।
ऐसे हम लोग हवा में तो नहीं लिख दिए भाई, उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा। इस कॉम्यूटेटिव इन एन, नेचुरल नंबर में ये कॉम्यूटेटिव है इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, नहीं तो हम सी डी को जो है डी प्लस सी कैसे लिख दिए, ये सी प्लस डी को डी प्लस सी इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि कम्यूटेटिविटी काम करे। तो हमने देखा 1 और 2 तो सेम चीज़ बन गया, ये मतलब ए बी सी डी से रिलेटेड था तब भी वही आया, और सी डी ए बी से रिलेट किए तो फिर भी वही आया। इसका मतलब क्या है कि अगर x रिलेटेड है y से तो y रिलेटेड हो गया x से, मतलब ए बी सी डी से तो सी डी ए बी से है, इम्प्लाइज दैट r इज सिमेट्रिक। इसका मतलब r हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। उसके बाद हम लोग इसका ट्रांजिटिव वाला पार्ट करेंगे, देखते हैं ट्रांजिटिव वाले में क्या होता है। इसकी ट्रांजिटिविटी में हम लोग लेट कर लेंगे ए बी रिलेटेड है सी डी से। अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है तो ए डी आएगा इधर और अंदर बी प्लस सी, और बी सी इधर रहेगा और ए प्लस डी अंदर। ये बन, इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके तब लिखेंगे। ये इधर आएगा, बी सी को इसके अपॉन में लाएंगे और ए डी को इसके अपॉन में, और अलग अलग दोनों में हम डिवाइड कर देंगे, दोनों में सेपरेट सेपरेट डिवीज़न हो जाएगा। ये इससे कैंसिल 1/c, और ये इससे कैंसिल 1/b, और ये 1/d, और ये वाला 1/a। इसको हमने बना दिया इक्वेशन 1। तो हमने लेट कर लिया कि ए बी सी डी से है, मतलब x रिलेटेड है y से, और लेट कर लेते हैं कि y मतलब सी डी रिलेटेड है z, मतलब कुछ और ऑर्डर्ड पेयर EF से। तो अगर ये लोग रिलेटेड है तो रूल के हिसाब से क्या होगा, सी एफ ब्रैकेट में d प्लस ई, उसके बाद डी ई का प्रोडक्ट बाहर, अंदर c प्लस एफ। अब इस डी ई को नीचे ले आएंगे और इधर c प्लस एफ के नीचे सी एफ लाएंगे, और अलग अलग दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे d अपॉन डी ई प्लस e अपॉन डी ई, और इधर से c अपॉन सी एफ प्लस f अपॉन सी एफ, f कैंसिल, और यहाँ से ये c लिखा है, c कैंसिल, e डी ई डी डी। ये आ गया हमारा इस तरीके से। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे ये, और इधर तरफ तो इसमें से कुछ कैंसिल हो गया, 1/c और 1/d 1/d। तो यहाँ से 1/b प्लस 1/e और 1/a प्लस 1/f, ये हो जाएगा e प्लस बी अपॉन ई बी, या तो बी ई लिख दें, और ये f प्लस a अपॉन ए एफ लिख दें। फिर ये इधर लेफ्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, ए एफ इसको हम b प्लस ई लिख सकते हैं, और ये उधर चला जाएगा बी ई और a प्लस एफ लिख सकते, यही तो हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए बी रिलेटेड है EF से, यही तो होना चाहिए। अगर ए बी सी डी से है और सी डी EF से है तो ए बी EF से होना चाहिए था। अगर ए बी EF से है तो यही तो निकलना चाहिए था, यही तो निकलेगा। अगर हम लोग करके देखें तो AF अब ब्रैकेट में B प्लस E, फिर वही बाहर आ गया, B प्लस ई इधर आ गया, A प्लस एफ अंदर। मतलब ठीक है, अगर इसको हम फार्मूले पर इस तरह ले जाकर बैठाएंगे जैसे बोला है
तो ये इस तरह बन जाएगा। इसका मतलब ये, इसका लिखने का मतलब ये हुआ कि ए बी रिलेटेड है ई एफ से, तो ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव। इम्प्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव, इसका मतलब आर हमारा ट्रांजिटिव है। अगर ट्रांजिटिव है तो ये हो गया हमारा फिर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो हम लोग का जीवन सफल कर सकता है। देखते हैं भाई कौन है। अब इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं बाइनरी ऑपरेशन के, तो बाइनरी ऑपरेशन वाला भी हम लोग देख लेते हैं। अभी तो बाइनरी ऑपरेशन का यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, तो ये थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जल्दी हो जाएंगे। जैसे हम लोगों से यहाँ पर गिवन है कि एक हम लोग को गिवन है बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ये बाइनरी ऑपरेशन आर क्रॉस आर से आर पर है। आर यहाँ पर रियल नंबर है और इसमें बताया है कि एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड है दूसरे ऑर्डर्ड पेयर ए प्लस 4b स्क्वायर से। कब रिलेट, तो इस तरीके से रिलेटेड, जब ए बी में रिलेशन ऐसा है तो बोला है कंप्यूट करिए -5 स्टार 2 स्टार 0। तो ठीक है, पहले जो ब्रैकेट वाला है उसे हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ अभी पढ़ा रहने देते हैं। तो रूल के हिसाब से क्या कहा इसने, ए बी का मतलब a प्लस 4b स्क्वायर, तो हम लोग की जगह a ये है और b की जगह 0 है, तो a की जगह पर 2 पुट कर देंगे और b की जगह पर 0 पुट कर देंगे। तो ये तो 0 ही आ जाएगा, बचा 2। अब यही काम 5 और 2 में करना है, तो ये a की जगह और इसको b की जगह फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो a की जगह पर -5 और 4, b की जगह पर 2, बिल्कुल जैसे बोला है वैसे ही कर दिया गया -5। और यहाँ पर 4, 2 का स्क्वायर आजकल 4 होता है, 4 4 जा 16, 16 में से 5 जाएगा तो 11 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन हमारे पास हैं। अब देखते हैं और आगे क्या है। इस तरह के कुछ हम लोग पहले 1 मार्क वाले इसमें से कर लेते हैं। अब बताया गया है हम लोगों से एक इसी तरीके का बाइनरी ऑपरेशन है। इसमें बोला है कि एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन है स्टार बी, वो ए बी अपॉन 5 है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स गिवन दैट, इसमें कह रहा है कि 2 स्टार एक्स स्टार 5 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो x की वैल्यू बताइए। तो ठीक है, पहले हम लोग इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। ये लिखा है x स्टार 5, तो पहले a स्टार b का मतलब क्या है, ए बी अपॉन 5। तो x स्टार 5 का मतलब x 5 अपॉन 5, यही तो बोल रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दें। तो x और 5 को मल्टीप्लाई करके 5 से हमने डिवाइड कर दी, ये कैंसिल हो गया। अब यही चीज़ यहाँ लगाएंगे, फिर से दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर देंगे। तो x का वैल्यू 5 10 जा 50 अपॉन 2, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 25। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 39। उसके बाद देखते हैं क्या है हमारा, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बताया है कि एक बाइनरी ऑपरेशन, सब 1 मार्क के हैं, बस वैल्यूज निकालना है बस। बोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 स्टार 5, तो ए की जगह पर 4 और बी की जगह हम लोग से बोला है 4 स्टार 5। तो ए की जगह पर क्या लिखना है, 4, और बी की जगह लिखना है 5। 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, तो 32 माइनस 2, तो 30 आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरीके से बस कुछ करना नहीं है, ए और बी की वैल्यू पुट कर देना है,
इसको ए और इसको बी एज्यूम करके वैल्यूज़ को पुट कर देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये सब छोटे क्वेश्चन हैं तो बहुत आसानी से जल्दी जल्दी हो जाएंगे, 1 मार्क वाले हैं ये लोग। 41 क्वेश्चन में क्या बताया है कि ए स्टार बी अगर किया जाएगा तो आएगा HCF ऑफ ए बी। तो हम लोग से बोला है 22 स्टार 4 निकालिए। तो मतलब क्या हुआ कि HCF ऑफ 22 एंड 4, तो 2 और 4 का HCF कितना होगा? 2 होगा। 2 ही तो सबसे बड़ा नंबर है जो 22 और 4 को डिवाइड करता हूँ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है।